नमस्कार मित्रों, मैं राजन कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूं इंडिया इनसाइट्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। और अमिताभ सर जाने जाते हैं अपने बेबाकीपन के लिए, अपने बेझिझक बयानों के लिए और खरा खरा बोलते हैं। तो इसीलिए इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर इन्होंने अब धीरे धीरे अपना सक्रियता दिखाया है, सामाजिक सक्रियता। दास बोले बिंदास। तो सर हम लोग शुरू करेंगे। एक तो पहला सवाल मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। जी जी। क्या ज़रूरत आन पड़ा कि आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया? क्या है ज़रूरत? देखिए, जैसा आपने बताया, मेरा यूट्यूब चैनल है दास बोले बिंदास और लगभग 11 महीने पहले हमने उसको शुरू किया। और देखिए, ऐसा था कि मेरा मानना है कि अभी पिछले कुछ सालों से, खास के 2014 के बाद से हम लोग एक अंधेरे के दौर में जी रहे हैं। अंधेरा का दौर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे देश पर लगता है जैसे माफिया का कब्ज़ा हो गया है, फांसीवादियों का कब्ज़ा हो गया है। और इस दौर में सच बोलना ही सबसे बड़ी क्रांति हो गई है। मतलब ऐसा देश का हाल है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, सुनने वाले झूठ सुन रहे हैं, चारों ओर झूठ का बोलबाला है और उसमें सच्चाई लगता है कोई गुम हो गई है। देखिए, मैंने अपने टीवी का केबल कटवा दिया है क्योंकि ये जो टीवी चैनल्स हैं जिसको गोदी मीडिया की उपाधि मिली हुई है, ये दिन रात एक तरफा प्रचार, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाएंगे, मोदी जी की जय जय करेंगे। और मतलब वो पत्रकारिता रही नहीं गई है जो हम लोग बचपन से, जब मैं बहुत छोटा था उसमें तो टीवी और इसका इंटरनेट का ज़माना नहीं था। बेगूसराय में हम लोग छोटे हुआ करते थे, उस समय हम लोग गंभीर पत्रिकाएं पढ़ते थे, दिनमान जैसी पत्रिकाएं पढ़ते थे। आज की पीढ़ी दिनमान का नाम भी नहीं जानती है, लेकिन उस समय गंभीर पत्रिका थी। और बेगूसराय जैसी छोटी जगह में, मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 74 की, बेगूसराय जैसी छोटी जगह में हम लोग दिनमान पत्रिका के सहारे हम लोग फ़िलिस्तीन की समस्या के बारे में जानते थे। यासर अराफात की पहली तस्वीर हमने दिनमान में देखी थी और दुनिया भर की बातें जानते थे कि लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरह था। तो पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा मतलब मकसद होता था लोगों को शिक्षित करना और पॉजिटिव वे में शिक्षित करना, लोगों के दिमाग की खिड़कियाँ खुले। और अब तो जो एक पत्रकारिता शुरू हुई, उसको पत्रकारिता तो वो कहना ही गलत है, वो तो कलंक है पत्रकारिता के नाम पर, कि दिन रात मुसलमानों को गाली देते चलो। ऐसा दिखाया जा रहा है कि मतलब देशभक्ति का मतलब हो गया मुसलमानों से नफरत करना। दिन रात मोदी के बारे में झूठी कहानियां प्रचारित करो कि मोदी ने फ़ोन किया पुतिन को तो पुतिन को डांट दिया, तो पुतिन ने परमाणु बम नहीं गिराया यूक्रेन पर। तो किस्सा तोता मैना, तो ये किस्सा तोता मैना पत्रकारिता नहीं होती है। तो मैं ये कह रहा था कि इसलिए मुझे यूट्यूब चलाने की ज़रूरत पड़ी और मैंने उसका नाम रखा दास बोले बिंदास। कि मतलब झूठों की दुनिया में, बुज़दिलों की दुनिया में कोई तो होना चाहिए जो सच्ची बात लोगों को बताए, चाहे बिहार के संदर्भ में या देश के संदर्भ में या अंतर्राष्ट्रीय इसमें। और मुझे इस बात की खुशी है कि मतलब लोगों ने उसको अच्छा से लिया, हाथों हाथ लिया है और काफ़ी लोग उसको देखते हैं और एक अच्छा रिस्पांस मिला है। जी। तो ये तो सर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर क्यों आए, इसको लेकर मैंने सवाल पूछा। मेरी अगली सवाल है, आपका बचपन, जिसे बोला जाता है कि वो सबसे प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक जीवन जो है बहुत सारा कुछ शेप करता है। जैसे आप खरा बोलते हैं, खरा रहते हैं अपने जीवन में, तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और किन हालातों में हुई? जी, मैं ऐसे दर्शकों को बता दूं, मैं दरभंगा का रहने वाला हूं, मिथिला का। ऐसे बिहार के बाहर दास की वजह से मुझे बहुत लोग बंगाली समझ जाते हैं, लेकिन मैं आप कह सकते हैं ठेठ बिहारी हूं और दरभंगा का रहने वाला हूं। और मेरी आप कह सकते हैं एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई दरभंगा में ही हुई। और मेरे पिता जो थे, बाबूजी, जिनको मैं कहता था, वो बिहार सरकार के अधिकारी थे। तो घर में बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने लिखने का माहौल जिसको कहते हैं वो था। और दिन रात सिर्फ पढ़ाई की बात ही होती थी और सिर्फ घर में पत्रिकाएं आती थी, साहित्यिक पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं, और सुबह से शाम तक हम लोग बस पढ़ने लिखने में, आप कह सकते बौद्धिक दुनिया में डूबे रहते थे। उन दिनों तो टीवी का भी ज़माना नहीं था, तो हम लोग BBC हिंदी सर्विस सुनते थे, नियम से सुनते थे। और हम लोग छोटे थे तब भी BBC के माध्यम से हम लोग लेबनान के गृह युद्ध के बारे में जानते थे। और बहुत ज़्यादा मतलब अब मैं पलट कर देखता हूँ पीछे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा बौद्धिकता थी मेरे परिवार में, मतलब कूट कूट कर भरी हुई थी बौद्धिकता और बहुत पढ़ने लिखने का माहौल था। आपके दादाजी वो भी सक्रिय थे कि आप
उनका क्या कुछ याद नहीं, है? दादाजी तो मैंने कभी देखा भी नहीं। जब मेरे पिताजी छोटे थे तभी मेरे दादाजी गुजर गए थे। अच्छा। और वो कुर्सा काटा में काम करते थे अररिया में। राज बनेली एक हुआ करता था, बिहार की ज़मींदारी थी बनेली राज, उसी के वो आप कह सकते हैं मतलब अधिकारी थे। अच्छा। और बहुत पहले जब मेरे बाबूजी भी कम उम्र के थे तो गांव में हैज़ा की महामारी फैली थी, कोलेरा। और उस समय मतलब एक गांव में बहुत सारी मौतें हुई, उसी मेरे दादाजी भी गुजर गए। तो दादाजी को तो मैंने कभी देखा नहीं। हाँ, मेरे बाबूजी बहुत समय तक मेरे साथ रहे। मेरे बाबूजी 102 बरस तक जिए। अच्छा। अभी 3-4 बरस पहले वो गुजर गए जी। मतलब शतक लगाया उन्होंने। शतक उन्होंने पार कर दिया। 102 बरस जीना तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर आते हैं ये जो आपका हाई स्कूलिंग हुआ, कहाँ से हुआ? जी, हाई स्कूल भी दरभंगा से ही मैंने किया। दरभंगा में एक बहुत पुराना स्कूल है, ML एकेडमी नाम है। 1901 में ही स्थापित हुआ है, मतलब समझिए 125 साल पुराना स्कूल है और पूरे मिथिला का में उसकी एक पहचान है। वहीं से मैंने 1984 में मैट्रिकुलेशन किया और मैं दरभंगा ज़िला का टॉपर था 84 में। अच्छा। मैं दरभंगा ज़िला का टॉपर था। और देखिए स्कूल की बात आपने की, उसके पहले मैं पब्लिक स्कूल पर मैं पढ़ता था, वो दरभंगा में ही है, बलभद्रपुर में, लहरिया सराय में। और स्कूली दिनों में आप कह सकते हैं मैं एक आदर्श बालक था, मतलब पढ़ने लिखने में अच्छा था, क्लास में जनरली फर्स्ट आता था और शांत बच्चा था, शरारत से दूर। और भी जो जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे निबंध है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, चित्रकारी है, सब में मैं भाग लेता था और इनाम जीतता था। तो दरभंगा में चूँकि छोटी जगह थी तो एक माँ बाप के लिए भी मैं मिसाल हो गया था। अलग अलग पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कहते थे कि तुम अमिताभ जैसा क्यों नहीं बनते हो, तुम अमिताभ के जैसा क्यों नहीं पढ़ाई करते हो। तो ये अमिताभ नाम रखने के पीछे कोई खास कारण था क्या? हाँ, वो भी एक दिलचस्प किस्सा था। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी बड़ी बहन मैं कई भाई बहन हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ घर में, इसलिए घर का नाम भी छोटू ही है मेरा पुकार का। अच्छा। तो मेरी एक बड़ी बहन है, नूतन दास नाम है, तो वो आई थी देखने। तो मैं बिल्कुल छोटा था लेकिन मेरे कान लंबे थे। अच्छा। जैसे गौतम बुद्ध के कान आप देखते हो ना, होंगे ना कि लंबे लंबे कान होते हैं। मूर्तियों में भी आप देखेंगे गौतम बुद्ध के। तो उन्होंने कहा कि ये तो एकदम गौतम बुद्ध के जैसा दिखता है। तो अमिताभ नाम भी गौतम बुद्ध का ही एक नाम है। हाँ, गौतम बुद्ध को अमिताभ भी कहते हैं। अच्छा। तो इसलिए मेरा नाम अमिताभ पड़ गया जी। फिर IPS बनने का ख्याल कैसे है, UPSC क्रैक करने का? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए जो UPSC की परीक्षा होती है, सिविल सर्विस परीक्षा, जिससे IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, IFS बनते हैं, विदेश सेवा वाले, तो ये परीक्षा माना जाता है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में से है। क्योंकि इसमें सभी स्ट्रीम के लोग बैठते हैं, आर्ट्स वाले, साइंस वाले, मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाले, कॉमर्स वाले। और हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ इतनी आबादी है और बहुत ही कठिन परीक्षा है, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में, तो एक तरह से मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया था। ये नहीं था कि IPS बनाया, IAS बनाया, एक चुनौती के रूप में लिया था कि मैं दरभंगा जैसे छोटे शहर में रह के इसमें लोगों को कम्पीट करके दिखा दूंगा। क्योंकि मैं दरभंगा में रह के तैयारी करता था और दिन रात यही सुनता था कि यहाँ रह के तैयारी नहीं, यहाँ रह के नहीं हो सकता है। अच्छा। UPSC में, UPSC के लिए तो दिल्ली जाना पड़ता है, मुखर्जी नगर, चटर्जी नगर, बनर्जी और उस नगर। टाइम इलाहाबाद भी हुआ करता होगा। हाँ, इलाहाबाद भी था। हाँ। तो ये सब एक था। तो उसमें मेरे मन में एक मतलब चुनौती वाली भावना आ गई कि मैं सबको दिखा दूंगा कि दरभंगा में भी रह के और बिना कोचिंग किए भी आप इसमें कर सकते हैं। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ जी। दरभंगा में रहते हुए ही? जी जी। तो किताबें फिर कहाँ से उपलब्ध हुआ? अरे मैंने बहुत पापड़ बेले है ना, थोड़ा सा बताइए। मैं तो बाकायदा पापड़ उद्योग स्थापित कर सकता था। लिज्जत पापड़ को मैं मतलब कंपटीशन दे सकता था। मैंने ज़िंदगी में इतने पापड़ बेले हैं। सही कहा आपने। देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ 30-35 साल पहले की बात। 30 साल पहले तो मैं IPSC बन गया था। वो तो ज़माना अलग ज़माना ही था, आपके बच्चे उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब कोई इंटरनेट नहीं, कोई ये नहीं, विकीपीडिया नहीं, कोई गूगल नहीं, यूट्यूब नहीं, कुछ नहीं। आज के 15 साल पहले तक किताब को लेकर समस्या था। और उस समस्या से मैं मतलब 2-4 हो चुका ना। मैं दरभंगा में था तो ऐसा था कि वहाँ इतनी छोटी छोटी दुकानें थी कि आपको किताब मिलती नहीं थी। तो मैं बस पकड़ के दरभंगा से पटना आता था और फिर अशोक राजपथ में बड़ी बड़ी किताबों की दुकान है, एक नोवेल्टी हुआ करती थी, पता नहीं अब है या नहीं। नोवेल्टी है अभी भी है। अच्छा, जब उस समय बड़ी दुकान थी। हाँ। उसमें कोई झाजी ही चलाते थे, उधर के ही शायद थे। तो वहाँ जाता था, वहाँ मैं किताबें खरीदता था और फिर बस पकड़ के शाम तक दरभंगा लौटता था। एक एक किताब की जद्दोजहद होती है। और अभी तो उस हिसाब से बहुत आसान हो गई दुनिया। कहते हैं ना, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। एक बार गूगल कीजिए, कोई चीज़ पर निकल जाएगा। यूट्यूब सारी चीज़ों पर है, विकीपीडिया है, ऑनलाइन कोचिंग है। और उस समय दरभंगा अभी भी पिछड़ा ही है, लेकिन उस समय तो बहुत पिछड़ा था। मतलब 3 या 4 घंटे तो वहाँ बिजली रहती थी, है ना, दरभंगा में उस ज़माने में ये हालत थी। और बचपन से मैं मतलब चश्मा लगाता था तो डॉक्टरों ने कहा दिया था कम रोशनी में नहीं पढ़ना है। अच्छा।
तो जब सूरज डूबने के बाद तो मैं पढ़ता ही नहीं था, ये हालत थी। लेकिन उसमें भी मैंने एक तरीका निकाल लिया, कहते हैं ना आपदा में अवसर आप निकाल लेते हैं। तो आपदा में मैंने अवसर निकाल लिया था। सूरज डूबने तक मैं खूब पढ़ाई करता और उसके बाद अंधेरे कमरे में बैठकर जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी होती दिन भर में उसको रिवाइज करता था। ये भी एक टेक्निक है जो बताया जाता है अभी भी कि हाँ, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं था, मैंने खुद से इजाद कर लिया था टेक्निक। अच्छा। हाँ, सोच के कि क्या करना है। तो अब जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, हिस्ट्री में तो बहुत तारीखें याद करना पड़ता है। ये नाम याद करना, पानीपत की पहली लड़ाई को वही, दूसरी को वही, नाम याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे चीज़ आपको इसमें मेमोरी में रखना पड़ता है। तो उस वजह से मतलब मेरी मेमोरी भी काफ़ी शार्प हो गई, अब तक शार्प है। और वो एक मुझे फ़ायदा ही मिला एक तरह से। नहीं, पहली पोस्टिंग कैडर कौन सा मिला? हाँ, कैडर का किस्सा देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि आईएएस है, आईपीएस है, ये सब अखिल भारतीय सेवाएं होती है जिसमें कैडर का बंटन होता है। मतलब किसी को बिहार कैडर मिलता है, किसी को बंगाल, किसी को पंजाब, ऐसे करके मिलता है। तो बिहारियों के लिए बिहार कैडर मिलना थोड़ा कठिन रहता है क्योंकि बिहार से बहुत लोग कम्पीट करते हैं। हाँ। और कैडर जो मिलता है, ऐसा नहीं कि आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, वो मेरिट कम चॉइस पर होता है। मतलब आपने ये मांगा लेकिन आपका यदि ऊँचा रैंक रहा तभी आपको मिलेगा। तो मैंने बिहार कैडर मांगा था, होम कैडर, तो मेरा अच्छा ऊंचा रैंक था तो मुझे बिहार कैडर मिला। तो मैंने बिहार कैडर में ही ज्वाइन किया और मैं ऐसा हुआ कि मैं कभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं गया। पहली पोस्टिंग कहाँ बिहार कैडर में? कौन सा जिला था उस टाइम? तो आपने जब ज्वाइन किया तो बिहार झारखंड एक था, बिल्कुल। झारखंड तो 2000 में बना, उस समय तो एक था। पहली पोस्टिंग जो आईपीएस लोग की होती है एएसपी में होती है, असिस्टेंट एसपी में, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक पुलिस अधीक्षक। तो मैं शेरघाटी का एएसपी था। शेरघाटी गया जिले में है। काफी लंबा चौड़ा अनुमंडल है, समझिए एक जिला ही है। और कुछ जंगली एरिया भी है उसमें। हाँ, और उस समय तो काफी नक्सली एरिया था। और सड़कें, अब तो लोग बताते हैं कि उधर सड़कें बन गई थी, अभी बनी है, अभी बनी होंगी। लेकिन उस समय तो मुझे याद है, मैं शेरघाटी से जाता था कोठी, डुमरिया और चकरबंधा, तो एकदम सुबह से शाम हो जाती थी लौटने में। ये जो सर बता रहे हैं वो एक्चुअली में आप तो आप भी बता सकते हैं। जी, बोलिए। ये झारखंड और बिहार का बॉर्डर वाला, बिल्कुल। चकरबंधा के बाद फिर झारखंड शुरू हो जाता है। और चकरबंधा से बहुत पहाड़ी इलाका था और वहाँ तो उसमें उग्रवादियों का ऐसा था वर्चस्व की, एक तरह से आप लिबरेटेड एरिया कह सकते हैं। मतलब नक्सलियों का ऐसा कब्जा था, वहाँ पुलिस जाने से डरती थी। मुझे अभी भी याद है, एक बार हम लोग रेड में गए थे, हम लोग सब वर्दी में थे, यूनिफॉर्म में थे, और वहाँ के गाँव वालों ने हमें नक्सली समझ लिया था। अच्छा। क्योंकि उधर के नक्सली भी, पार्टी वाले भी बहुत बार वर्दी में रहते थे। तो उन लोगों ने हम ही लोग को समझ लिया कि लोग पार्टी वाले हैं, नक्सलियों को लोग पार्टी के लोग कहते थे। तो वही समझ के लोग बात करने लगे। जी। तो अब चलते हैं, ये तो बात हो गई आईपीएस अलॉटमेंट कैडर की। जी। आपने सर्विस दिया, अब सर्विस दिया उसके बाद में वीआरएस लिया या फिर क्या हुआ नीतीश कुमार के साथ में, जो काफी देखने सुनने में आता है कि घमासान लड़ाई। मैंने वीआरएस नहीं लिया है, मुझे समय से पहले मतलब रिटायर कराया सरकार ने। जैसा वहां भी हुआ, यूपी में भी मेरे हमनामी अमिताभ ठाकुर साथ में हुआ। वो मुझे बहुत मानते हैं, छोटे भाई के साथ मानते हैं। बगल में इनका ससुराल है न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में। अच्छा। हाँ, मैडम नूतन ठाकुर का यही घर है। तो कभी कभी आते हैं तो मुझसे मुलाकात करते हैं, मैं भी जाता हूँ उनके यहाँ। और दोनों मैडम और सर दोनों मुझे बहुत मानते हैं और वो भी मेरी ही तरफ फाइटर है। उन्होंने तो जो उनका मकान है वहाँ पर विकास खंड में लखनऊ में, तो उन्होंने अपना नेम प्लेट लिखवाया हुआ है अमिताभ ठाकुर आईपीएस जबड़िया रिटायर्ड। तो उन्होंने वह डंके की चोट पर हैं, वो लिखा दिया है जबड़िया रिटायर्ड। वो फाइटर आदमी, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है, आज़ाद अधिकार सेना। अच्छा। और फाइटर आदमी है, मेरी ही तरह है। तो क्या हुआ था? उसकी बड़ी लंबी कहानी है, वो मैं दर्शकों को बताऊँ। हाँ, संक्षेप में ही बताता हूँ। देखिए क्या हुआ था कि 2001 से 3 तक मैं पटना का रेल एसपी रहा था और उसमें जो पलटू राम है हमारे, नीतीश कुमार, ये रेल मंत्री थे। तो रेल में देखिए बहुत ज़्यादा पैसा होता है रेल विभाग में। कुछ साल पहले तक आप दर्शकों को याद होगा, आम बजट एक और आता था देश का, रेलवे बजट एक और आता था। वही अकेला विभाग था रेलवे जिसका बजट अलग आता था। जिसको 17 में पलटा गया। 17 में पलटा गया। तो हजारों करोड़ का रेलवे में ठेका वगैरह होता है। और जब पलटू राम रेल मंत्री थे तो वे सारे जो ठेके थे ना, वे माफिया में बांट दिए गए थे। अब मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण क्या, ये सच में हुआ था कि पटना मुगलसराय रेलवे खंड के सारे रेलवे ठेके सुनील पांडे गिरोह को दे दिए गए थे। पटना मोकामा रेलवे खंड के सारे रेलवे ठेके सूरज भान के गिरोह को दे दिए गए थे। और पटना गया रेल खंड के सारे ठेके बबलू सिंह के पांडव सेना को दे दिए गए थे। बाकायदा पलटू राम ने ये बंटवारा कर दिया था और मैं रेल एसपी था।
तो मैंने विसल ब्लोअर का मतलब समझिए रोल अदा किया। मतलब मैंने बहुत पत्राचार किया और एक तरह से सारा भंडा फोड़ दिया कि किस तरह रेलवे के ठेकों का बंदर बाट हो रहा है माफिया में। क्योंकि चिंता मेरी इस बात की थी कि यदि माफिया रेल पुल बनाएगा, माफिया रेल की पटरियां बिछाएगा, तो वो क्या होगा, उसकी तो कोई गुणवत्ता नहीं रहेगी। कभी पुल टूटेगा, कभी पटरी टूटेगी, दुर्घटनाएं होंगी। तो मैं उसी समय से मतलब पलटू राम के निशाने पर आ गया था, उनके हिट लिस्ट पर आ गया था। और 2005 में जब पलटू राम सीएम बने बिहार के, तो उसके बाद उस पर बहुत सारी मतलब इंक्वायरी सब शुरू कर दी गई, बहुत सारे लाद दिए गए। और से मतलब इस सेवा में IAS IPS में होता है कि यदि आप पर इंक्वायरी चलता रहता है, प्रोसीडिंग्स चलती रहती है, तो आपका प्रमोशन रोक दिया जाता है। तो 10 साल तक मेरा प्रमोशन रुका रहा और मैं भी लड़ता रहा। मैंने ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें सीखी हैं, पढ़ना और लड़ना। तो मैं पढ़ता रहता हूँ। अंत में जाकर सुप्रीम कोर्ट में मुझे जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सभी आरोपों से मुक्त किया और 2017 में मुझे 10 साल पहले से प्रमोशन मिला। मतलब एक तरह से आपका सबसे डबल प्रमोशन, सीधे मैं SP के वेतनमान से IG के वेतनमान में आ गया। ठीक है। वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से देना पड़ा। लेकिन इन लोग का षड्यंत्र खत्म नहीं हुआ। 2018 में बिहार सरकार ने सिफारिश भेजी, अनुशंसा की और मोदी सरकार ने मोहर लगाई और मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया, लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में। मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, इसलिए ये नहीं कहा सकता आपको इस आरोप की वजह से हटाया जा रहा है। सीधे कहा गया कि आपको लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर कराया जाता है। तो अभी भी मैं अपना कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ और देखिए मेरा केस तो काफ़ी मजबूत है, इसलिए हो सकता है मैं सेवा में वापस आ जाऊँ। इसमें कोई UPSC इंटरवीन नहीं कर पाती है इन मामलों में? देखिए पहले बहुत सारे मजबूत मतलब कानून थे, लेकिन जब से मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला, उसके बाद तो देश को एक तरह से बर्बाद करने का सिलसिला शुरू हो गया। आपको तो लेटरल एंट्री के बारे में मालूम होगा। अब तो बिना कंपटीशन के लोग यहाँ पे धरना भी दे रहे थे कुछ लोग, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं। ये देश की हालत हो गई है। पैसा दीजिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनिए पिछले दरवाजे से। तो 2017 में ही एक तरह का कानून बना दिया मोदी ने कि नहीं, सरकार जिसको समझेगी तो उसको इस तरह से कर सकती है और उसमें UPSC वाली भूमिका खत्म कर दी गई। तो यही मेरा मामला है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, बचपन से लेके यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जी। जो जिसके लिए हम लोग आज ये परिचर्चा रखें। जी। पहला सवाल जी, लालू राज आतंक का राज, सामाजिक न्याय का राज, या फिर दोनों का राज? हाँ, दोनों। यदि मैं मतलब बैलेंस्ड होके कहूँ तो दोनों का राज। दोनों का राज इस तरह में कि देखिए 90 के बाद से बिहार की राजनीति का मंडलीकरण हो गया, मंडलाइजेशन जिसको कहते हैं। और 90 के बाद के पहले जो बिहार की राजनीति थी उस पर अगड़ी जातियाँ बहुत ज़्यादा हावी थी। जब हम लोग बच्चे थे, या बच्चे क्या बड़े भी कॉलेज तक में थे, तब तक जो मुख्यमंत्री बनते थे वो सामान्यतः अगड़ी जातियों के बनते थे, या कोई दलित भी बनता था तो वो कठपुतली रहता था अगड़ी जाति वालों का। लेकिन 90 के बाद से लालू यादव ने एक तरह से बिहार में राजनीति का व्याकरण बदल दिया, पॉलिटिक्स का ग्रामर बदल दिया और पिछड़ी जातियों का एक तरह से उदय हुआ। तो उसमें थोड़ा सामाजिक न्याय भी थोड़ा हो गया, मतलब इस अर्थ में कि जो अगड़ी जातियों द्वारा जो दबाया जाता था पिछड़ी जातियों को, सामंतवादी वो थोड़ा कम हुआ। वैसे इस संदर्भ में मैं बोल दूं, क्योंकि कई बार लोग दास की वजह से मुझे दलित समझ जाते हैं। मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, मैं खुद कायस्थ हूँ। तो ये कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूं, क्योंकि अभी मैं जात पात की ही बात कर रहा हूँ। तो मैं मतलब खुद कायस्थ हूँ, मैं दलित नहीं हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि दो अगड़ी जातियों के द्वारा जो एक होता था शोषण, जो होता था, उस शोषण पर कुछ हद तक लगाम लगी। तो वो गरीब गुरबा वाली बात हुई, लेकिन वो फिर आंशिक हुआ। और फिर जो आपने कहा जंगल राज वाली बात, वो भी उतनी ही सही है, क्योंकि लालू के समय उनके जो साले लोग हैं, साधु यादव, सुभाष यादव टाइप के लोग बिल्कुल बेलगाम हो गए। लोग मजाक में कहते थे कि बाकी पार्टियों में आला कमान होता है, राजद में साला कमान है। साला कमान है। बाकी पार्टियों में आला कमान था, इधर साला कमान था। और कई सारे इस तरह के शहाबुद्दीन जैसे लोगों का उदय हुआ, जो कि बिल्कुल जंगल राज का एक चेहरा थे। और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई जो मतलब जिससे एक जंगल राज का ठप्पा लग गया उस पर। जी, नीतीश कुमार, बाबू नीतीश कुमार, जी, जिन पे बोलते हैं लोग कि अमिताभ दास जी को पता नहीं क्या दिक्कत है। दिक्कत तो क्या जैसे बोलते हैं लालू जी नीतीश कुमार के बारे में कि पेट में दांत है? कुछ हद तक सही है। लालू जी नहीं बोलते, तो बिहार में एक मतलब कहावत जैसी चली गई है, पब्लिक भी कहती है कि लालू के मुंह में दांत है, नीतीश के पेट में दांत है। लेकिन नीतीश कुमार लालू से भी बढ़ के मतलब मैं कह सकता हूं कि इसने अपराध को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि नीतीश का जो मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं, मीडिया प्रबंधन, वो लालू से बहुत बेहतर है। जैसे बोला गया कि 4 साल में 395 करोड़ ऐड के लिए इन्होंने दिया।
सरकारी विज्ञापन। इसलिए मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार, लोग कहते हैं कि विकास पुरुष है, तो मैं कहता हूँ विकास पुरुष नहीं, विज्ञापन पुरुष है। विज्ञापन पुरुष है। और पूरी तरह नीतीश कुमार का जो मीडिया प्रबंधन है वो बहुत ज़्यादा लालू से बेहतर है। और इसलिए आप मतलब पत्रकारों को भी देखेंगे कि यदि लालू वही जात पात की राजनीति करेगा तो पत्रकार कहेंगे कि ये कास्टिज्म कर रहा है, जातिवाद। और नीतीश सेम काम करेगा तो पत्रकार लिखेंगे कि ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मतलब शब्दों का खेल होता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि नीतीश का मतलब जो है वो ज़्यादा शातिराना है अंदाज, इसलिए वो लालू से ज़्यादा गड़बड़ काम करके भी उसने एक मीडिया प्रबंधन के द्वारा एक छवि बनाई हुई है। जी, जातिगत हिंसा बिहार में एक धब्बा के रूप में देखा जाता है। जी, दर्शकों को भी पता होगा। और आपका जब बचपन गुजर रहा था, आप जब युवा होंगे तो उस टाइम किस तरीके से आपका मानसिक जो है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि मानसिक रूप से दबाव पड़ा आपको ये सब देख के? मतलब एक तो होता ना है, आदमी थोड़ा अव्यवस्थित हो जाता है, भले ही आपने आईपीएस का एग्जाम निकाला, बिल्कुल एक छोटे से शहर में रहते हुए, बिल्कुल, लेकिन क्या आम लोगों के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ा, क्यों हुआ ये? वो तो देखिए दौर है ही। अब बिहार में देखिए तो बहुत ज़्यादा मतलब जात पात है, और एक तरह से एक आम बिहारी की पहचान ही एक मतलब जातीय पहचान जैसा बन जाती है। जैसे प्रशांत किशोर कभी कभी मजाक में कहते हैं कि बिहारी को क्या चाहिए, खाने के लिए भात और बतियाने के लिए जात। है ना? हाँ। तो उनकी ये बात मुझे थोड़ा सटीक लगती है, बात और हाँ, बतियाने के लिए जात। अच्छा। तो ये बात मुझे सटीक लगती है कि सही बात कहते हैं, बिहारी छुच्छे भात खा लेगा, हाँ। है ना, लेकिन जात पात पर एकदम बात करेगा। तो वो तो एक मतलब समाज में एक खराबी हो गई है। और सबसे दुखद बात है कि पढ़े लिखे लोग भी, मतलब पहले मैं बचपन में समझता था कि जात पात तो अनपढ़ और जाहिल लोगों की चीज़ें होंगी, लेकिन बाद में बड़ा होने पर मैंने देखा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, तथाकथित जो बौद्धिक वर्ग हैं, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, ऑफिसर है, वकील है, पत्रकार है, वो भी उतने ही ज़्यादा जात पात के मतलब गर्त में है। कई बार तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ही जात पात के गर्त में है। हाँ, जैसे आपने बोला कि आनंद मोहन जी को डिफेंड करने के लिए भी कुछ लोग अपने बताया था। मैंने कहा ना कि आप पढ़े लिखे राजपूतों को देखिएगा, आप आनंद मोहन की दलाली करते रहेंगे। पढ़े लिखे भूमिहारों को आप देखिएगा, आप अनंत सिंह की दलाली करते रहेंगे। पढ़े लिखे मुसलमानों को आप देखिएगा, शहाबुद्दीन की दलाली करते रहेंगे। तो कई बार तो मुझे लगता है कि दो रिक्शा वाला जो कम पढ़े लिखे हैं वो आपस में बैठ के भाईचारा बना लेंगे, लेकिन दो प्रोफेसर यदि एक भूमिहार है कि यादव है तो दोनों एक दूसरे की टांग खींचेंगे, डिपार्टमेंट नहीं बन पाएगी। तो कई बार तो मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी मतलब ज़्यादा जाति केस में रंगे हुए हैं। तो नेचुरल है, उसमें हम लोग भी बड़े हुए और महसूस किया हमने कि बहुत गलत दिशा में समाज जा रहा है। और फिर मानसिक रूप से भी तो एक प्रभाव पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है, ये सब देखने के बाद बिल्कुल पड़ता है। अब इतना मैंने कहा ना, अभी मुझे क्यों अपनी जाति स्पष्ट करनी पड़ी, इसलिए क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ सामाजिक न्याय की या अम्बेडकर की, तो लोग पहले से मान लेते हैं कि अरे दास है तो जरूर ये तो दलित इसका होगा, है ना। लोग ये मतलब मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि कोई अगड़ी जाति का आदमी भी संवेदनशील हो सकता है और वो दलितों की बात कर सकता है। ये मानने के लिए लोग तैयार ही नहीं होते हैं। बिहार का आज का जो राजनीति है उस पर क्या टिप्पणी है आपका? अब राजनीति तो मैं क्या कहूँ, राजनीति तो मतलब रसातल बीजेपी जो है दलित वोट बैंक को साध रही है, पासवान मांझी को लेकर। खैर देखिए, भाजपाइयों से तो मुझे मैं कह दूँ राजनीतिक विचारधारा में मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। हाँ। मैं तो वामपंथी विचारों का हूँ और भाजपाई लोग और ये संघी लोग तो समझिए मेरे दुश्मन नंबर 1 हैं। और ये जो पूरा संघ परिवार है जिसमें आपने दलितों की बात कही, हाँ। पूरा जो संघ परिवार है यानी RSS है, बीजेपी है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जो भी है, पूरा संघ परिवार जो है बुनियादी तौर पर ये जनेऊ जिहाद करता है। जनेऊ जिहाद का ये मतलब हुआ कि हिंदू राष्ट्र की ओट में ये लोग चाहते हैं ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित, इसी को जनेऊ जिहाद कहा जाता है। और इसी के लिए इनकी पूरी कवायद है। अगले साल तो 2025 में RSS के 100 साल पूरे हो जाएंगे, शताब्दी वर्ष है RSS का। तो 100 बरस से RSS जनेऊ जिहाद में ही लगा हुआ है कि भाई हिंदू राष्ट्र की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करो। लेकिन उसके साथ दिक्कत RSS के साथ है कि चूंकि जनतंत्र है, दलितों का भी वोट है, आदिवासियों का भी वोट है, आप खुलेआम नहीं कह सकते कि भाई हम बस ब्राह्मणों की बात करेंगे। तो फिर एक टोकनिज्म होता है, टोकन के नाम पर एक आदिवासी महिला को भारत की राष्ट्रपति बना दिया गया, है ना, द्रौपदी मुर्मू को। भले ही उनको संसद के उद्घाटन में बुलाया भी नहीं गया, ये बात एक अलग है। या इसके पहले एक दलित को राष्ट्रपति बनाया गया था, रामनाथ कोविंद को। तो ये सब टोकनिज्म चलता है। यहाँ पे भी देखिए मांझी जी कहीं मंदिर में गए, फिर मंदिर को धुलवाया गया। तो बेसिकली ये लोग जनेऊ जिहादी लोग हैं, असंघ परिवार वाले, और पूरा इनका इसी पर रहता है कि
ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, और कहीं ना कहीं इसलिए ये लोग आरक्षण पर भी चोट करते हैं, चाहे निजीकरण के रास्ते या किसी रास्ते, ये नहीं चाहते कि आरक्षण बढ़े या आरक्षण लागू हो। जी। प्रशांत किशोर, जिसका अभी आप नाम भी ले रहे थे जी, भात और जात वाली बात। जी जी। प्रशांत किशोर क्या बदल पाएंगे ये जो, और उन पर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए, प्रशांत किशोर ठीक है, बातें तो वो अच्छी अच्छी कर रहे हैं और जन सरोकार वाली बातें करते हैं। उनकी दो तीन बातें बार बार जो रिपीट करते हैं कि अपने कि लालू के बच्चे के चेहरा को वोट नहीं देख के नहीं वोट दीजिए, अपने बच्चे के चेहरा को देख के वोट दीजिए। हाँ। या पलायन रोकने की बात करें, शिक्षा की बात करें, ठीक है, अच्छी बात है कि कम से कम मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं कर रहा है कोई बंदा। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ सबसे बड़ा जो संकट है वो संकट है उनकी विश्वसनीयता का संकट है। क्योंकि एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में उन्होंने इतनी बार पाला बदला है। कभी वो मोदी के लिए रणनीति बताते नजर आते हैं, कभी तृणमूल कांग्रेस में ममता दीदी के लिए रणनीति साउथ इंडिया चले जाते हैं, कभी साउथ इंडिया जाके जगन मोहन रेड्डी के लिए बनाते हैं रणनीति, कभी जदयू के उपाध्यक्ष बन जाते हैं। तो मतलब कहते हैं ना कि घाट घाट का पानी पी चुके हैं। इसलिए उन पर यह भी इल्ज़ाम अक्सर देखिए लगाया जाएगा, मीडिया में लगाया जाता है, बहुत लोग लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। वोट काट के, गैर भाजपा वोटों काट के वो मतलब भाजपा, और अभी तो दिखा भी बेलागंज में दिख गया ना। बेलागंज में मोहम्मद अमजद ने वोट काट लिया तो विश्वनाथ यादव हार गए राजद के। तो इसलिए उन पर ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम करते हैं। तो देखिए किसान प्रशांत किशोर को अभी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जो उपचुनाव में जितनी उनको उम्मीद थी उस हिसाब से परिणाम नहीं है, तो मेहनत करनी है उनको। देखिए बिहार को बदलना देखिए कोई आसान काम नहीं है। हम लोग तो बचपन से सुनते सुनते बड़े हो गए बिहार बदलेगा। अंततः तो बिहार को बिहारी लोग ही ना बदल सकते हैं। ऐसा थोड़े कि कोई मसीहा आएगा, मंगल ग्रह से आएगा और अवतारी पुरुष आएगा और वो बिहार को बदलेगा। बिहार का भविष्य तो वर्तमान हम लोग बात की है। भविष्य देखिए, भविष्य कोई बहुत मुझे उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वही है कि उम्मीद पर दुनिया चलती है, इसलिए उम्मीद पर भी हम लोग रहें। मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखिए बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सबसे बड़ी जिस पर शायद चर्चा भी नहीं होती है, वो है जनसंख्या विस्फोट, है ना। और बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा हो गई। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिसकी आबादी 13 करोड़। प्रशांत किशोर ने बोला, एक डेटा देती हो कि ये आबादी के हिसाब से अगर इसको देश बना दिया जाए तो 11वीं सबसे बड़ी राष्ट्र होगी। इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ 10 देश आपसे आगे हैं, अकाने के लिए आप प्रदेश हैं। प्रदेश तो इसलिए जब लोग बिहार के लिए विशेष दर्जा का मांग करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ कि भाई बिहार को तो प्रकृति ने ही विशेष दर्जा दिया था। बिहार की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, लोग झारखंड का रोना रोते हैं कि सब बिहार का खनिज चला गया। मैंने कहा जाने दो झारखंड, बिहार की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि बिहार चाहता तो पूरे हिंदुस्तान को फलाहार करा देता, पूरे हिंदुस्तान को दरभंगा का आम खिला देता, मुजफ्फरपुर की लीची खिला देता, हाजीपुर के केले खिला देता। लेकिन बिहारियों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, इतने बच्चे पैदा किए कि 13 करोड़ आबादी हो गई। और अब बिहार से मतलब इतना पलायन होता है। देखिए छठ के समय क्या स्थिति रहती है। छठ के समय जो ट्रेन आएगी दिल्ली से पटना, बर्थ तो किसी को मिलता नहीं है। शौचालय में, टॉयलेट में 15-15 बिहारी रहेंगे घुसे हुए, 2 पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी। 1 पैर पर दिल्ली से पटना आएंगे, एक शौचालय में 15 बिहारी, और रास्ते भर छठी मैया की महिमा का बखान करते आएंगे। मुझे हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि छठी मैया का तो ये हाल है कि आपको ट्रेन में एक बर्थ नहीं दिलवा सकती है। जैसे प्रजनन दर की जो बात कर रहे हैं, दर्शकों को बता दूं कि अभी 3.1 के आसपास में है। एक माँ 3 बच्चे को पैदा करती है, और पहले ये 4-4.5 तक था। आप लोग के टाइम में तो 5 तक होगा। घटते घटते भी देखिए 3 पर आया है, जबकि जब 2 के आसपास आता है तो वो 2.1 के आसपास स्थिरीकरण की तरफ बढ़ती है जनसंख्या। तो जनसंख्या तो इतनी आबादी है। और फिर वही बात है कि पढ़े लिखे लोगों से में उतनी ही निराशा है। पढ़े लिखे लोग को मैं देखता हूँ एक बेटा के इंतजार में 4 बेटियाँ, 5 बेटियाँ, 6 बेटियाँ। तो इसमें क्या कहा जाए जी? संविधान जी खतरे में है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। सही। और यही बोल के ये भी बीजेपी वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि यही बोल बोल के तो इस बार सीट घटा दिए हैं। नहीं, बात तो संविधान तो देखिए खतरे। मैंने अभी जनेऊ जिहाद की बात की ना, तो वही बात है, जनेऊ जिहादियों से तो संविधान खतरे में है ही। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो देखिए धर्मनिरपेक्ष संविधान है, समाजवादी है। ये सब बात तो बाकायदा प्रस्तावना में है, प्रियम्बल में है। उस पर इन लोग का हमला है, क्योंकि ये लोग जो जनेऊ जिहादी लोग हैं, संघ परिवार के, ये लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म करके फिर वही सड़ी गली मनुस्मृति को लागू किया जाए। किस तरीके से खतरे में है संविधान? अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान की मतलब एक
एक बेसिक स्ट्रक्चर आप उसको सकते, बुनियादी ढांचा है धर्मनिरपेक्षता, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर का दर्जा दिया गया है। लेकिन 2010 के बाद से आप देखेंगे जिस तरह से देश में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ रहे हैं, कभी मतलब अभी क्या स्थिति हो गई, कोई आदमी जाके कोई कोर्ट में एक दरखास्त देता है, फलना मस्जिद के नीचे में शिवलिंग है, और उसका हो जाता है कि ठीक है मस्जिद का सर्वे किया जाए। क्या मजाक लगा रखा है आपने? जो अभी संभल में हिंसा भी हुई है, क्या मजाक है? जिस तरह से मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी गो हत्या के नाम पर, कभी मस्जिद के सर्वेक्षण के नाम पर, तो इससे क्या होता है कि संविधान का जो एक जो आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान की आत्मा है, वो खतरे में। मैंने एक उदाहरण दिया, यह समाजवाद की बात संविधान में कही गई है। संविधान को तो, समाजवाद को तो ये लोग बिल्कुल ताक पर रखना है। अभी तो देश में याराना पूंजीवाद का दौर है 2014 के बाद से। याराना पूंजीवाद, जिसको इंग्लिश में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, मतलब 3-4 पूंजीवादी यार जो है देश को लूट रहे हैं। मोदी जी जो है वो गौतम अडानी के चपरासी बने हुए हैं। कभी ऐसा हुआ था हिंदुस्तान में कि प्रधानमंत्री एक पूंजीपति को बैठा के जहाज में घूम रहा है? नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया जाके कोयला खदान दिलवाता है, कहीं जाके बंदरगाह दिलवाता है ना? ऐसा कभी हुआ था खुलेआम अडानी के निजी विमान में? तो ये क्या है? याराना पूंजीवाद है। तो आपने समाजवाद को नुकसान पहुंचा दिया, आपने धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचा दिया, तो क्या है? यही इसी से संविधान खतरे में। मैंने उदाहरण देकर समझाया। जी आप बहुत ज़्यादा बेबाक बोलते हैं, खासकर जो राजनीति का जो गुंडाकरण हुआ है उसके बारे में बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। लोग बोलते हैं अमिताभ दास को डर नहीं लगता है क्या लोगों से? राजनीति में गुंडाकरण क्यों हुआ? कब से स्टार्ट हुआ बिहार में? लोग क्यों गुंडे को जिताते हैं, अपराधी को क्यों जिताते हैं? देखिए, तो एक लंबी कहानी हो जाएगी। देखिए क्या था कि बिहार का जो समाज था मूलतः सामंती समाज था। तो भले जनतंत्र आ गया कहने के लिए, 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, उसके बाद आम चुनाव होने लगे, लेकिन उसका जो स्वरूप रहा वो सामंती ही रहा। और सामंती समाज में आप चुनाव जो होते भी थे तो बिहार में कहते थे कि संदूक और बंदूक की राजनीति होती थी। संदूक यानी धन बल, जिसके पास पैसे हैं वो राजनीति में आगे बढ़ेगा। बंदूक यानी बाहुबल, जिसके पास मसल पावर है, गुंडागर्दी है, वो आगे बढ़ेगा। तो संदूक और बंदूक की राजनीति की वजह से ही बिहार में माफिया की एंट्री हुई। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, अक्सर दर्शकों को दिखाता हूँ। आपने एक और तस्वीर जी, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल 0 टॉलरेंस है हमारा क्राइम पर, हम तो बिल्कुल क्रिमिनल को बर्दाश्त ही नहीं करते। और ये देखिए एक माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं। और अभी 2-3 महीने पहले अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया और ये जेल से बाहर आ गया। तो कायदे से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। कायदा यही है। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो जाएं तो बताइए कौन जाएगा? तो ये बिहार की हकीकत है और ये हालत है यहाँ के अखबारों की कि किसी अखबार की हिम्मत नहीं है इस तस्वीर को छापने की। जो अखबार छापेगा उसका सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएगा। विज्ञापन 4 साल में 395। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। एक और तस्वीर मैं दिखा दूं, जो अभी आप दिखा रहे थे, है ना? ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ राम भक्त है, सुनील पांडे। इसका बेटा अभी तराड़ी से भाजपा का विधायक चुना गया है, विशाल प्रशांत। सुनील पांडे की तस्वीर देख लीजिए। इसके हाथ में AK-47 राइफल है, AK-47। AK-47 राइफल जो है ये एक प्रतिबंधित हथियार है। यानी कि इसका लाइसेंस जारी नहीं होता है। ये सिर्फ सेना और पुलिस को सप्लाई किया जाता है। दर्शकों को याद होगा, फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, उनके पास से AK-56 बरामद हो गया था तो बेचारे मुन्ना भाई 2-4 साल ऐसे ही जेल में रह गए थे। तो कायदे से वरिष्ठ राम भक्त सुनील पांडे के ठिकानों पर पुलिस का रेड होना चाहिए और ये AK-47 की बरामदगी होनी चाहिए। लेकिन बिहार के जो IAS हैं, IPS हैं, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार। ये आपने फोटो कहाँ से निकाला? ये वाली फोटो तो मैंने देखा नहीं, ये तो खैर नॉर्मल फोटो है। अब मेरे पास लोगों ने पहुंचाई ये तस्वीर, मेरे भी खबरी हैं बिहार में। अच्छा। तो किसी की जो IAS IPS है मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, इनको बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बात बनाने आता है, किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे पर रेड कराने की। जी कृष्णैया का मामला, जो गोपालगंज के DM थे जी, और आरोप ये लगा कि आनंद मोहन पे आरोप लगा पूरी तरीके से, जिस तरीके से भीड़ ने उनको अपने आगोश में लिया और मार डाला।
जी कृष्णैया के बारे में आपने बहुत लड़ाई को न सिर्फ लड़ाई को शुरू किया, बल्कि बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक देखा जाए तो शायद आपका बोला जा सकता है कि एकमात्र ऐसे आईपीएस हुए, एक्स आईपीएस या वर्तमान आईपीएस, जिन्होंने बोला और लड़ा। क्या था मामला, क्यों लड़ा आपने? देखिए, मामला संक्षेप में मैं बता दूं, ये दिसंबर 94 की बात है और एक खूंखार क्रिमिनल की हत्या हुई थी मुजफ्फरपुर में, छोटन शुक्ला की। उसी की शव यात्रा निकल रही थी, जनाजा निकल रहा था, जिसका नेतृत्व आनंद मोहन कर रहा था और भुटकुन शुक्ला कर रहा था, छोटन का भाई। और ये जो कृष्णैया साहब थे गोपालगंज के डीएम थे और पटना में एक मीटिंग में शामिल होकर लौट रहे थे। तो इनकी कार अचानक उस शव यात्रा के सामने पहुंच गई और कार पर बोर्ड था जिलाधिकारी गोपालगंज। तो आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला से कहा कि अरे भुटकुन, ये कलेक्टर है, इसको फायर झोंक दो, इसको मार दो। और भुटकुन शुक्ला ने गोली मार दी। तो कृष्णैया साहब वहीं शहीद हो गए। अब आनंद मोहन को पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में मौत की सजा सुनाई कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। आनंद मोहन लगभग 16 बरस तक सहरसा जेल में बंद रहा। उसके बाद पिछले साल पलटू राम को लगा कि यदि आनंद मोहन को छोड़ दिया जाएगा तो राजपूत वोट बैंक में मेरी सिंधमारी हो जाएगी। तो इसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया और आनंद मोहन को बाहर कर दिया गया। जेल मैनुअल में क्या संशोधन हुआ? जेल मैनुअल में देखिए, जो कैदी होते हैं उनको सजा में छूट देने का अधिकार सरकार को रहता है। उसको परिहार कहते हैं सरकारी भाषा में। तो जेल मैनुअल में एक क्लॉज था कि यदि किसी कैदी ने किसी सरकारी कर्मी की हत्या की हो तो उसको सजा में छूट नहीं दी जाएगी। इस वजह से आनंद मोहन को सजा में छूट नहीं मिल पा रही थी। तो पलटू राम ने उसी क्लॉज को हटवा दिया। तो इससे आनंद मोहन की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया, बरी हो गया। और देखिए, सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात पर लगा कि एक आईएएस के हत्यारे को डंके की चोट पर छोड़ा गया। और बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है, जिसमें मुख्य सचिव से लेके जूनियर आईएएस तक हैं, उसने एक चूं तक नहीं की। जबकि कायदे से आईएएस एसोसिएशन को ये मामला किसी ने बिहार में किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं किया। और आईएएस एसोसिएशन को एक कम से कम शिष्टमंडल ले जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए कि ऐसा आप नहीं कीजिए, इससे हमारा मनोबल टूट जाएगा। या कम से कम सारे आईएएस एक दिन के लिए अपने बाह पर काली पट्टी बांध के ही आ जाते ऑफिस, तो एक शांतिपूर्ण विरोध होता। लेकिन मैंने कहा ये आईएएस लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। पूरे आईएएस एसोसिएशन ने मुंह में दही जमा लिया, कोई बोलने के लिए राजी नहीं हुआ। आपने फिर कैसे? तब मैंने तब मुझे लगा कि अब मुझे ही बोलना पड़ेगा। तब मैंने पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया, जनहित याचिका किया और मैंने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। उसके बाद मैंने अपने एक दूत को हैदराबाद भेजा, तेलंगाना की जो राजधानी है, वहां कृष्णैया साहब की पत्नी रहती है उमा देवी। मैंने उमा देवी को कन्विंस किया कि आप आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिए। वो थोड़ा नहीं चाह रही थी, आप कह सकते हैं रिलक्टेंट थी, झिझक रही थी। वो कह रही थी कि केस में बहुत पैसा खर्च होगा, ये वो। मैंने कहा आप आगे तो बढ़िए, फिर पैसा का इंतजाम किया जाएगा। एक अच्छी बात हुई कि जो कृष्णैया साहब के बैचमेट्स थे, 85 बैच के जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग कृष्णैया की लड़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करके इनकी वाइफ को देंगे। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है और तारीखें पड़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट का काफी कड़ा रुख है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को कहा कि तत्काल अपना पासपोर्ट सरेंडर कीजिए, जैसे कि आप विदेश नहीं, ये नहीं कि आनंद मोहन बैंकॉक भाग जाए। और आनंद मोहन से कहा कि आप हर 15-15 दिन पर थाना में हाजिरी लगाइए। और जिस तरह से कड़ा रुख है, मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने में आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। जी, आनंद मोहन तो अभी चर्चा में भी हैं, राजनीति में रह अभी तो चिराग पासवान से उनका वाक युद्ध चला हुआ है। तो खैर चर्चा में रहे, उससे सुप्रीम कोर्ट पर नहीं फर्क पड़ता है। जी, बहुत लोग पूछते हैं, ऐसा हमारे मन में भी विचार था। मैं बहुत सालों से आपको सुन रहा हूँ। पहले तो मीडिया के माध्यम से सुनता था, बाद में आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आपको सुनना शुरू किया। जी, धार्मिक विचार आपके बहुत अलग हैं, या बोल सकते हैं कि आप वामपंथी हैं, तो उस हिसाब से। मैं घोर नास्तिक व्यक्ति हूँ। आपका धार्मिक विचार? हाँ, मैं घोर नास्तिक व्यक्ति हूँ और ईश्वर में मेरा रति भर विश्वास नहीं है। और मैं मजाक में कई बार लोगों से कहता हूँ कि मैं एक ही पूजा करता हूँ, वो है पेट पूजा। क्योंकि मिथिला का आदमी हूँ, तो पेट पूजा तो मुझे विशेष प्रिय है। तो एक ही पूजा मैं करता हूँ, इसके अलावा कोई पूजा नहीं करता मैं। तो ये जो लोग बोलते हैं नास्तिकता तो शौक है, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, शौक नहीं है, वो तो एक वैचारिक चीज़ है, इसमें शौक की क्या बात है? क्या कारण था, एथीज्म के प्रति झुकाव का? कोई खास कारण? अब
देखिए, ये तो एक बहुत लंबी बात हो जाएगी। नहीं, शॉर्ट में अगर शॉर्ट में मैं बताऊं, क्रक्स। मैंने इस पर सोचा कि देखिए, दो ही बातें हो सकती है, या तो ईश्वर है या नहीं है ना। तो यदि ईश्वर नहीं है तो मैं उसकी पूजा क्यों करूं? जो चीज़ है ही नहीं उसकी पूजा क्या करनी? और यदि है ईश्वर तो वो बड़ा अयोग्य है। हजारों सालों से दुनिया को चला रहा है। ना दुनिया में वो हिंसा दूर कर सका, ना दुनिया में वो गरीबी दूर कर सका, ना दुनिया में वो अन्याय दूर कर सका, ना दुनिया में वो महामारियां दूर कर सका। चारों ओर आप देखिएगा गरीबी है, अन्याय है, अराजकता फैली हुई है। तो यदि वो इतना अयोग्य है तो मैं उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करता हूँ और मैं खुद को नास्तिक घोषित करता हूँ। जी, तो नास्तिक हैं तो फिर आपने बताया जैसे ओशो के बारे में। ओशो को कब सुनना पढ़ना स्टार्ट किया और फिर ओशो के प्रति कैसे झुकाव हो गया? नहीं, ऐसा झुकाव नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कोई ओशो का अनुयायी हूँ। ओशो को मैं एक विद्वान के रूप में मानता हूँ, एक दार्शनिक के रूप में मानता हूँ, और पढ़ना लिखना मेरा शौक है तो ठीक है, ओशो की किताबें भी पढ़ लेता हूँ, उनकी भी बातें सुन लेता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ओशो का मैं कोई अनुयायी हूँ। ओशो की बहुत सारी बातों से मेरा बहुत सहमति नहीं है, क्योंकि ओशो ने क्या किया? आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं किया। आपके पास यदि 99 रोल्स रॉयस कार है, दुनिया की सबसे कीमती कार है, तो उससे आम आदमी को क्या राहत मिली? कुछ नहीं, उसमें तो कुछ नहीं हुआ। आप खुद भोग विलास में रहे, आप खुद सर पर चमकते हुए अमीरों के गुरु थे, आप खुद सर पर चमकते हुए हीरे लगा लें, इससे क्या एक भूखे बच्चे का पेट भर जाएगा? तो वो मैं नहीं करा। लेकिन हाँ, ओशो की बात मुझे कई बार इसलिए अच्छी लगती है कि उसमें बहुत सारी तार्किक बातें होती हैं, और तार्किक बातें मुझे मतलब पसंद आती हैं। जी, राजनीति में जो परिवारवाद जी जिस पर आप बोलते हैं मुखर हैं, ये कब स्टार्ट हुआ और क्यों हो रहा है ऐसा? जैसे अभी आपने विशाल प्रशांत का नाम लिया, जो उनके बेटे सही कहा आपने। देखिए, चिराग पासवान है, लालू यादव के बेटे तेजस्वी हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है? अब क्यों हो रहा है ये तो देखिए, पहली बात तो एक मैं ये कहता हूँ कि परिवारवाद पूरी दुनिया की चीज़ है। इसको यदि आप भारत के संदर्भ में कहते हैं, अमेरिका में आपने देखा जॉर्ज बुश सीनियर भी राष्ट्रपति बना, जॉर्ज बुश जूनियर भी राष्ट्रपति बना। पड़ोसी नेपाल में आप जाइए तो कोइराला परिवार के लगता है मुझे 4-5 लोग अब तक प्रधानमंत्री बन चुके हैं, है ना। तो एक तो ये बात है कि ऐसा नहीं कि परिवारवाद सिर्फ भारत में सीमित है। ठीक है, भारत के अंदर भी बात करें तो यदि आप कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें तो लगभग सभी पार्टियां परिवारवाद से ग्रस्त हैं। मान लीजिए कांग्रेस पर लोग मतलब उंगली उठाते हैं कि नेहरू के बाद इंदिरा, फिर राजीव, फिर राहुल, फिर प्रियंका, फिर ये, फिर वो। तो भाजपा वाले कौन ये है ना। वहाँ भी तो अमित शाह का बेटा जय शाह है ना, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। क्या कोई सामान्य परिवार का लड़का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जा सकता? कभी जय शाह की सिर्फ यही ना योग्यता है कि वो एक तड़ी पार होम मिनिस्टर का बेटा है, और तो वो परिवारवाद नहीं है क्या? वो राष्ट्रवाद है क्या? हाँ, बीजेपी में कई लोग हैं। सुषमा स्वराज के बाद राजनाथ सिंह के बेटा बांसुरी स्वराज है, राजनाथ सिंह के बाद पंकज सिंह है, सीपी ठाकुर के बाद विवेक ठाकुर है, ठाकुर प्रसाद के बाद रविशंकर प्रसाद है। मतलब गिनाने लगे तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। और राजद में है, जदयू में है, सारे के सारे परिवारों में है। तो इसमें तो देखिए जनता की भी मानसिकता कुछ हद तक सामंती हो जाती है, जिस वजह से मुझे लगता है दुनिया भर में परिवारवाद फलता फूलता है। लोग एक किसी को देखते हैं कि अरे ये उनकी बेटी है तो उसको लोग दौड़, या उनका बेटा है तो उसको लोग दौड़ के देखने लगते हैं। जी, भूमि सर्वे अभी जो चल रहा है, जी अभी हॉट मुद्दा यहाँ का। और आपने बेतिया राज पर भी बोला था कुछ दिन पहले। जी पहले तो बेतिया राज वाला पर बताइए, क्यों आप ऐसा जाना चाहते हैं हाई कोर्ट की? बेतिया राज की जमीन कोई है नहीं वारिस तो सरकार ने ले लिया, अब लोग तो ये भी बोल रहे हैं। नहीं ठीक है। देखिए, बेतिया राज का किस्सा बहुत पुराना है, और अभी 2-4 रोज पहले बेतिया राज कानून बना है, उससे बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो गया है, सरकार ने ले लिया। अब जो राजस्व मंत्री कह रहे हैं कि हम उनमें जो अवैध कब्जा है उसको हटाएंगे, तो जिस अवैध कब्जा की वो बात कर रहे हैं वो आज से नहीं, वो 19वीं सदी से लोग रह रहे हैं, 3-3, 4-4 पीढ़ियां रह रही हैं, है ना। मतलब आज यदि पोता रह रहा है तो उसका पिता भी वहीं रहता था, दादा परदादा सब रहता था। मेरा ये कहना है कि रातों रात यदि आप 50,000 या 60,000 जितने भी परिवार है उनको यदि आप बेघर कर देते हैं, बिना कोई पुनर्वास दिए हुए, बिना कोई रिहेबिलिटेशन किए हुए, तो ये सरासर जन विरोधी नीति है ना। आप माफिया के खिलाफ कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है, और एक आम आदमी को आप बेघर करने के लिए तैयार हैं। अभी जो इसलिए मैंने बेतिया राज कानून को काला और जन विरोधी कानून कहा। अभी जैसे दर्शकों को बता दूं कि जो मालिक गर्मजरुआ था, या खास गर्मजरुआ, आम गर्मजरुआ नहीं, खास गर्मजरुआ, कैसरे हिंद की ज़मीन जिसका पेपर भी है लोगों के पास में और लोगों के कब्जे में है, वक्फ की ज़मीन है, धार्मिक न्यास की ज़मीन है,
और पर्चे की भी ज़मीन है जो बास्केट का पर्चा, बास्केट का पर्चा होता है। जी। तो ये ज़मीन को आप किस तरीके से देखते हैं? सरकारी रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया जा रहा है? देखिए, वही मैंने कहा ना कि जो भूमि सर्वेक्षण भी शुरू हुआ था 22 अगस्त से, विशेष भूमि सर्वेक्षण, जिसको भी कुछ महीने के लिए स्थगित किया गया था, उसमें भी यही परेशानी थी। होता क्या है कि इतना ज़्यादा सरकार पर माफिया का कब्जा है कि कुछ भी ऐसा सर्वेक्षण होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें भू माफिया वाले लोग बहुत हावी हो जाते हैं। आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, जहाँ भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ बिहार में, नवादा में आगजनी वाली घटना हो गई। 80 मांझियों के 80 परिवारों को मतलब बेघर कर दिया गया, जला के। घर जला दिया क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सब पर भू माफिया की गिद्ध दृष्टि है और गरीब आदमी के पास उतना ये नहीं रहता। अभी आप बम्बई में देखें, बम्बई में जो धारावी है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, वो भी बहुत राजनीतिक रूप से उसको अडानी ने ले लिया में पड़ा, इस बार इलेक्शन में भी पड़ा, बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको अडानी ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये देश में क्या हो रहा है कि सारे गरीबों को उजाड़ दो, सारे गरीबों को बेघर बना दो, और वहाँ गौतम अडानी का फिर खुलेगा और ये करेगा। और बेतिया राज में भी यही होगा। ऐसे तो हम लोग होने नहीं देंगे, कोर्ट से रुकवा लेंगे, लेकिन यदि सच में सरकार के कब्जे में ज़मीन आ गई तो फिर यही अडानी अंबानी को ज़मीन दी जाएगी, और किसको दी जाएगी? अभी नवादा में अडानी खोल रहा है ना सीमेंट फैक्ट्री। जी। अंतिम में जिस तरीके से मीडिया घराना जो है बिक गई है, जी जी, अब बिहार में तो पर्टिकुलर कोई लिखता नहीं है, मैं इसको बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं, जैसे कि इनका जो ऐड का पैसा है जा रहा है विज्ञापन पुरुष का, ये इतना ज़्यादा ऐड दे रहे हैं कि अभी बलात्कार की और हत्या की घटना हुई एक महिला के साथ में, अपने उस फुलवारी में, जी फुलवारी में, और उसको इतना छोटा सा न्यूज में वो छठे पन्ने सातवें पन्ने पे डाल दिया गया, और कोई जन आक्रोश नहीं, कुछ नहीं। ये कब सुधरेगा? ये क्यों ऐसा हो रहा है? अब तो देखिए, इसको मीडिया को सरकारी पैसे का इतना, जी मीडिया को अब इसमें क्या है, आत्ममंथन करना पड़ेगा, कहाँ हम लोग जा रहे हैं। और ये सिर्फ बिहार के संदर्भ की बात नहीं है, पूरे भारत के संदर्भ की बात है। 2014 के बाद से आप देखिए एक नया टर्म ही शुरू हो गया है, गोदी मीडिया। ऐसा पहले कोई टर्म था, गोदी मीडिया। और मतलब एनडीटीवी चैनल यदि बेबाकी से बोलता था तो अडानी ने उसको खरीद ही लिया, है ना। इस वजह से रवीश कुमार को छोड़ना पड़ा एनडीटीवी चैनल। तो देखिए, मीडिया का ये लोग महत्व समझ गया है। ये लोग जानते हैं कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है जनतंत्र का, और मीडिया को अपनी मतलब जेब में रखो, अपने दुष्प्रचार का उसको हिस्सा बना लो। अब रात दिन पब्लिक वही सुनेगी तो एक तरह से उसका ये ब्रेन वॉश हो जाता है। उसी तरह ये लोग सोशल मीडिया का भी ये कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट निकला है कि भाजपा IT सेल कोई एक झूठी खबर उड़ा देती है, और ज़्यादातर लोग जो गंभीर अध्ययन नहीं करते हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ही देख के उसको मतलब कूदते रहते हैं और आपसे बहस में उलझ भी जाएंगे। तो ये सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अंतिम सवाल है इस परिचर्चा का। जी, हम लोग आगे भी कभी समय मिला तो परिचर्चा करेंगे कुछ बिंदुओं पर। अंतिम सवाल, अभी दुनिया में देखा जा रहा है कि जो साम्यवाद का किला है वो ढह रहा है। आप देखेंगे तो लगातार एक अगर पुतिन का छोड़ दिया जाए, वो पुतिन का किला बच गया, वो तो पुतिन तो साम्यवादी है, लेकिन पुतिन तो साम्यवादी रहे नहीं, ऐसा लोग बोलते भी। वो तो हाँ, लेकिन याराना पूंजीवाद वाला आदमी है, याराना पूंजीवाद। तो ये जो पूरा साम्यवाद का किला ढहा, क्या फिर से उदय होगा? नहीं, जरूर उदय होगा। देखिए, साम्यवाद का किला जो ढहा वो मेनली 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्यवादी देश था और महाशक्ति था, 1991 में उसका विघटन हो गया। बहुत सारे उसके कारण थे, वहाँ आर्थिक रूप से बहुत गड़बड़ियाँ हुई थी, फिर कुछ मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियाँ थी, बहुत सारी नीतियाँ थी, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक तरह से खासकर दक्षिण पंथियों ने एक मतलब नैरेटिव खड़ा किया कि अब तो साम्यवाद खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, लैटिन अमेरिका में बहुत देशों में फिर से साम्यवाद लौट रहा है। क्योंकि देखिए, जब तक, मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत विचार, मैं खुद वामपंथी हूँ, कि जब तक समाज में अन्याय है, गरीबी है, शोषण है, जुल्म है, तब तक वामपंथ प्रासंगिक रहेगा। उसको आप नहीं खत्म कर सकते, वो किसी न किसी रूप में वो लौटेगा, है ना। और आप देखेंगे, हाँ, वो हमारे देश में लौटेगा, हर देश में लौटेगा। जी, कुछ लोग बोलते हैं कि जो ये दक्षिण पंथ का उभार है, ये ड्यू टू इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो हुआ है उसके कारण है। नहीं, अभी तो देखिए, हर चीज़ के लिए एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को ब्लेम कर दिया जाता है। जैसे बंगला में कहावत है, जत्तो दोष नंदो घोष।
गांव में एक सीधा आदमी था नंदो घोष, तो गांव में कुछ भी गड़बड़ होता था सब कहते थे किसी की वजह से। तो एक तो फैशन हो गया कि कुछ भी दुनिया में, दक्षिण पंथ की बात, हिटलर का जो उदय हुआ था उस समय कौन इस्लामिक रेडिकलाइजेशन था? हिटलर से बड़ा दक्षिण पंथी तो कोई नहीं ना। उस टाइम बोलते थे कि ज्यूज तो का वो तो मुसलमान नहीं थे, वो तो यहूदी थे। तो इसलिए दक्षिण पंथ को इस्लाम के साथ जोड़ना गलत है। दक्षिण पंथ सीधे एक प्रतिक्रियावादी विचारधारा है जिसके दो ही स्तंभ होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, झूठ और नफरत। वो चाहे हिटलर का दक्षिण पंथ हो, डोनाल्ड ट्रंप का दक्षिण पंथ हो या नरेंद्र मोदी का दक्षिण पंथ हो, इसके दो ही स्तंभ होते हैं, दो ही पिलर्स होते हैं, झूठ और नफरत। हिटलर का यदि दक्षिण पंथ था तो वो झूठ पर आधारित था। गोएबल्स का नाम आपने सुना होगा, कहता था कि झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। और नफरत, यहूदियों के प्रति नफरत। यदि मोदी का दक्षिण पंथ है तो वो झूठ पर है, गोदी मीडिया पर और मुसलमानों के प्रति नफरत। ट्रंप का जो है वो इमिग्रेंट्स के प्रति नफरत, उसका अपना झूठ। तो ये झूठ और नफरत के पिलर्स पर दक्षिण पंथ कायम है। जी। झारखंड, ये सवाल बढ़ गया एक दो सवाल, लेकिन मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। झारखंड में जिस तरीके से एनडीए की हार हुई, जी जी, एकदम सफाया हो गया जी, इस पर क्या बोलिएगा? नहीं, वो तो शुभ संकेत है, सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में इतना खनिज है, प्राकृतिक संसाधन इस पर है कि बिल्कुल जो मोडानी गिरोह है, मतलब मोदी और अडानी का गिरोह है जिसको मोडानी गिरोह कहते हैं, उसकी बिल्कुल लाट टपक रही थी झारखंड पर। और लाट टपकने से आप देखिएगा कि किस तरह से इन लोगों ने अपने मतलब सारे पत्ते चल दिए। हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया 5 महीने के लिए, उससे वो निकल गया तो चंपई सोरेन को तोड़ लिया, है ना। उसके बाद मोदी जी अचानक बिरसा भक्त हो गए, बार बार बिरसा मुंडा करने लगे। तो सारी ताकतें इन्होंने झोंक दी, इसके बावजूद वहाँ पर लोग नहीं है। तो इसमें देखिए 2-3 कारक थे। एक तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने और चंपई सोरेन को तोड़ने से एक तरह की सहानुभूति पैदा हो गई, सहानुभूति हेमंत सोरेन के प्रति, जिसका फायदा कल्पना सोरेन ने उठाया, जो स्टार कैंपेनर बन गई। और कल्पना सोरेन ने ये बात, ऐसा ही होता है, मोदी जी जब जिसको पकड़ते हैं उसका कोई ना कोई लीडर आ जाता है बिल्कुल। और दूसरा फैक्टर जो आजकल बहुत लोग कह रहे हैं वो जयराम महतो वाला फैक्टर है। जयराम 18 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी है ना। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM, उसने 17-18 सीटों पर एनडीए को डैमेज पहुंचा दिया। वो खुद तो 1 ही सीट पर जीत सका डुमरी से, लेकिन उसने वोट कटवा बन के, बताइए सुदेश महतो जैसा बड़ा नेता कितने बुरी तरह हार गया। सिल्ली में जो डिप्टी CM रह चुका है, वो सिल्ली में एकदम बिल्ली बन गया। तो जयराम महतो का फैक्टर भी बड़ा फैक्टर हुआ। और एक मैया सम्मान, मैया सम्मान से महिलाओं का झुकाव हुआ झामुमो के प्रति। जी, तो ये था आज का हमारा बातचीत पूर्व IPS अमिताभ दास जी के साथ में। और जिस तरीके से बेबाक होकर बोलते हैं, आपको भी इनको सुनना चाहिए। मैं नीचे में कमेंट बॉक्स में इनका जो चैनल है दास बोले बिंदास, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अमिताभ सर के साथ में भी नीचे जो कमेंट में मैं आपको लिंक दूंगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत